नमस्कार, मैं मनीष पटेल आप सभी का मंत्रा ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोक प्रशासन में अगला टॉपिक देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोक प्रशासन के नए आयाम देख रहे थे और नए आयाम के अंतर्गत पहला टॉपिक देखे थे नव लोक प्रबंध। आज दूसरा टॉपिक देखेंगे लोक चयन सिद्धांत या पब्लिक चॉइस थ्योरी या लोक विकल्प विचारधारा। ये थ्योरी क्या है हम देखते हैं। लोक विकल्प विचारधारा यह प्रस्तावित करता है कि शासन को जनता के समक्ष अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि सरकार या शासन जन अपेक्षाओं को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे निजी विकल्पों के लिए रास्ता खोल देना चाहिए। ऐसा करने से सरकार का कार्यभार कम होगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, प्रतिस्पर्धा के कारण जनता को गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध सेवाएं मिलेंगी। लोक विकल्प विचारधारा 1960 के दशक में नवीन लोक प्रशासन के साथ अस्तित्व में आया। इस विचारधारा के प्रतिपादक विंसेंट ओस्ट्रोम थे। ये जो विचारधारा है ये कहती है कि शासन को जनता के समक्ष अधिक से अधिक विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए यदि सरकार जन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही है। मतलब जनता के समक्ष सर्विस लेने के लिए ऑप्शन होना चाहिए या कहना चाहिए कि जनता को सर्विस देने के लिए कई सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। जैसे हम टेलीकॉम सेक्टर में देखते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में हम देखते हैं अभी BSNL, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, प्रोवाइडर कंपनियां हैं टेलीकॉम सेक्टर में। अगर यही केवल एक ही कंपनी रहती तो उसकी मार्केट में मोनोपोली होती तो हो सकता है गुणवत्ता में कमी आ सकती थी, सर्विस प्रोवाइड करने की जो गुणवत्ता है कमी हो सकती थी। लेकिन 4 कंपनियां, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, तो ये कई कंपनियां होने की वजह से गुणवत्ता में कमी नहीं आएगी, गुणवत्ता में वृद्धि ही होगी, जनता को अच्छी गुणवत्ता की सर्विस मिलेगी और उसे समय पर सर्विस मिलेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति एयरटेल से सर्विस ले रहा है और उस एरिया में एयरटेल की अच्छी सर्विस नहीं मिल पा रही है और जियो की अच्छी सर्विस है, तो वो क्या करेगा, एयरटेल से स्विच करके कहाँ चला जाएगा, जियो में चला जाएगा। और मान लीजिए जियो की भी नहीं है, BSNL की है, तो वो कहाँ स्विच कर जाएगा, BSNL में स्विच कर जाएगा। तो ये तब होगा जब उसके पास ऑप्शन रहेंगे, सर्विस प्रोवाइडर के जब ऑप्शन रहेंगे, सर्विस लेने के लिए उसके पास चुनने के लिए ऑप्शन रहेंगे, तब ऐसा हो सकता है कि जनता को गुणवत्ता युक्त सर्विस मिले। और अगर ऑप्शन नहीं रहेंगे तो जनता जो है बाध्य होगी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे सर्विस लेने के लिए। तो ये लोक विकल्प विचारधारा यही बात करती है, सरकार को ऑप्शन विकल्प उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि जनता जो है अपने हिसाब से जो भी उसे अच्छा लगता है उस सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले सके। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो विचारधारा है, ये 1960 के दशक में आया नवीन लोक प्रशासन के साथ साथ। इसके जो प्रतिपादक थे वो थे विंसेंट ओस्ट्रोम करके थे एक, वो थे। और अगर लोक विकल्प विचारधारा ये अगर आएगी, ये इस कॉन्सेप्ट को अपनाया जाता है तो क्या होगा, सरकार का कार्यभार कम होगा, निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा और प्रतिस्पर्धा के कारण जनता को क्या मिलेगी, गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध या समय पर सेवाएं मिलेंगी जनता को। अब आगे देखते हैं लोक विकल्प विचारधारा के उदय का कारण। इस अवधारणा का उदय सरकार और प्रशासन के कमजोरियों से जुड़ा हुआ है। जब ये संस्थाएं जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल रहीं और इन्होंने अपने एकाधिकार का अनुचित प्रयोग किया, तब शासन के निजी विकल्पों की मांग उठने लगी। 1950-60 के दशक में ऐसे कार्य हुए जिन्होंने सरकार और प्रशासन की कमियों को उजागर किया
लेकिन राज्य नियंत्रण के दौर और नवीन लोक प्रशासन के प्रभाव में निजी विकल्पों के मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। ये जो कॉन्सेप्ट है लोक विकल्प विचारधारा का, ये नवीन लोक प्रशासन के साथ ही साथ आ गया था, प्रभावी हो गया था। इस समय जो है 50-60 के दशक में सरकार और प्रशासन की जो कमजोरियों के कारण इस विचारधारा का उद्भव हुआ। इस समय जो है सरकार और प्रशासन जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल हो रही थी और उसमें जो है मतलब सर्विस में अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, ये सब उत्पन्न हो रही थी, जिसकी वजह से शासन के निजी विकल्पों की मांग उठने लगी। 1950-60 के दशक में ऐसे कुछ कार्य हुए जिसने कमियों को उजागर किया था। वही प्रशासन जो है जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी, सही सर्विस नहीं दे पा रही थी, भ्रष्टाचार अधिक हो रहे थे, राज्य भी सफल नहीं हो पा रहा था मतलब सर्विस देने में। लेकिन इस समय जो है ये विचारधारा सामने नहीं आ पाई, क्योंकि ये जो पीरियड था ये लोक कल्याणकारी राज्य का दौर था, राज्य के लोक कल्याणकारी दर्शन का दौर था, ये राज्य नियंत्रण का दौर था और ये नवीन लोक प्रशासन के प्रभाव में निजी विकल्पों के मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। उस समय क्या है, राज्य नियंत्रण का दौर था, बाजार का युग नहीं आया था, इसलिए ध्यान नहीं दिया गया उस समय। 1990 का दशक आते आते प्रशासन की परिस्थितियां बदली। अब एलपीजी के दौर में निजी विकल्पों को लाया जा सकता था। एलपीजी के युग में निजी विकल्पों को लाया जा सकता था, अतः लोक विकल्प विचारधारा इस दौर में तेजी से उभरी। यहां पे देखते हैं कि लोक विकल्प विचारधारा का जो कॉन्सेप्ट है ये 1960 के दशक में आ चुका था, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य के युग में वो आगे नहीं आ पाया, इंप्लीमेंट उसका नहीं हो पाया। आगे जो परिस्थितियां बदली प्रशासन की और एलपीजी का दौर आया, राज्य की भूमिका सीमित करने की बात आई, राज्य पर संगमन का युग आया। इस दौर में ये जो विचारधारा है ये अधिक तेजी से उभरी। ये जो दौर था एलपीजी का दौर, ये इसके लिए अनुकूल था, इस विचारधारा के लिए अनुकूल था, इसलिए ये जो विचारधारा है इस दौर में तेजी से उभरी। यह हुआ लोक विकल्प विचारधारा के उदय का कारण। अब आगे देखते हैं लोक विकल्प विचारधारा की विशेषताएं। लोक विकल्प विचारधारा की विशेषताएं या लक्ष्य या लक्षण। पहला है यह संस्थागत बहुलता का समर्थन करता है। संस्थागत बहुलता मतलब जैसे अभी टेलीकॉम सेक्टर में देखें कि बीएसएनएल भी है, जियो भी है, एयरटेल भी है, वोडाफोन आइडिया भी है, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं। तो यहाँ पे क्या है, सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों की बहुलता है, तो यही जो संस्थागत बहुलता का ये समर्थन करता है। यह लोकतांत्रिक निर्णय का समर्थन करता है, अर्थात जनता तय करेगी कि क्या होना चाहिए, जनता तय करेगी क्या होना चाहिए। यह विनौकरशाहीकरण का समर्थन करता है, नौकरशाही का विरोधी है, ये विनौकरशाहीकरण का समर्थन करता है, अर्थात लाल फीताशाही, सेवक की भावना न कि मालिक। यह भी नौकरशाही का समर्थन करता है, मतलब नौकरशाही के जो दोष हैं, जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो दुर्गुण हैं, जैसे लाल फीताशाही, कार्यों में विलंब, जो प्रशासक हैं स्वयं को सेवक न समझकर मालिक समझते हैं, इसका विरोधी है। मतलब नौकरशाही, विनौकरशाही का समर्थन करता है, मतलब नौकरशाही के जो दुर्गुण हैं उनका ये समर्थन नहीं करता है। दुर्गुण यही है, लाल फीताशाही, प्रशासकों के द्वारा सेवक न समझकर स्वयं को मालिक समझा जाना, है ना, भ्रष्टाचार, ये सब दुर्गुण है नौकरशाही के। यह सरकारी निर्णयों में आर्थिक तार्किकता की बात करता है, सरकारी निर्णयों में आर्थिक तार्किकता की बात करता है। उदाहरण, फ्री का लोन, कर्ज माफी बंद करो,
मुफ्त की वस्तुएं न बांटे। मतलब इसका कहना है कि सरकार फ्री का लोन न दे, कर्ज माफी बंद करे, जो मुफ्त में जो सर्विस, जो मुफ्त में जो वस्तुएं जो बांटी जाती हैं वो ना बांटे, ऐसा कहना है पब्लिक चॉइस थ्योरी का। यह विचारधारा विकेंद्रीकरण को महत्व प्रदान करता है। यह केंद्रीकरण के स्थान पे विकेंद्रीकरण को महत्व देता है। ये लोक विकल्प विचारधारा की विशेषताएं या लक्ष्य है, ये अलग से पूछे जा सकते हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखते हैं लोक विकल्प विचारधारा के प्रतिलक्ष्य। प्रतिलक्ष्य या एंटी गोल्स। यह नौकरशाहीकरण को नकारता है। वही जो देखे हम वही, यह कठोर पद सोपानिक नियंत्रण को नकारता है। जो हायरार्की है, कठोर पद सोपानिक नियंत्रण, इसको नकारता है। यह प्रशासन राजनीति द्विविभाजन को नकारता है। यह राज्य की असीमित भूमिका को नकारता है। इसका कहना है कि राज्य की भूमिका सीमित हो, प्रशासन राजनीति का विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, पद सोपानिक नियंत्रण कठोर नहीं होना चाहिए, और नौकरशाहीकरण को नकारता है। नौकरशाही दोषों को दूर करने की बात करता है। ये है लोक विकल्प विचारधारा के प्रतिलक्ष्य। अब आगे देखते हैं लोक विकल्प विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। लोक विकल्प विचारधारा का आलोचनात्मक मूल्यांकन। 1990 के दशक में लोक विकल्प विचारधारा तेजी से प्रसारित हुई और यह वह दौर था जब उदारीकरण व निजीकरण के द्वारा सरकार और नौकरशाही की सत्ता कम हो रही थी और निजी क्षेत्र के अवसर बढ़ रहे थे। वर्तमान समय में लोक विकल्प विचारधारा नव लोक प्रबंध को ही आधार प्रदान कर रही है। फिर भी इस विचारधारा को आलोचना से परे नहीं रखा जा सकता। इसकी प्रमुख आलोचनाएं या कमियां निम्न है। पहला, यह विचारधारा विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, लेकिन तीसरी दुनिया या अल्प विकसित देश में जहां अभी आधारभूत सुविधाएं ही नहीं है, वे विकल्पों की मांग करेंगे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मतलब आलोचना की जाती है कि ये विकसित देशों के लिए उपयुक्त है, लेकिन जो अल्प विकसित देश हैं वहां पे अभी आधारभूत सुविधाएं ही नहीं, मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है ना। रोटी कपड़ा मकान बिजली पानी सड़क, ये सब की सुविधाएं नहीं है, तो वो ऑप्शन की मांग करेंगे ऐसा प्रतीत नहीं होता है। तीसरी दुनिया के देशों में निजी क्षेत्र इतना परिपक्व नहीं है कि वो विकल्प पैदा कर सके। तीसरा है, इस सिद्धांत का लाभ उच्च वर्ग को मिल रहा है, निम्न वर्ग अभी भी चयन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पास मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है, रोटी कपड़े मकान से ही वो जूझ रहा है, तो ऑप्शन की कहां सोचेगा। इस सिद्धांत में, चौथा, इस सिद्धांत में सरकार की भूमिका अत्यंत नकारात्मक दिखाई गई है, परंतु सच तो यह है कि आज भी विकासशील देशों में सरकार का प्रभाव ज्यादा है निजी क्षेत्र के मुकाबले। पांचवा, यदि हम जनता को विकल्प उपलब्ध करा दें तो क्या उन्हें इतना ज्ञान है कि वे सही विकल्प को चुन सकें। इसलिए विकल्प उपलब्ध करवाने से अधिक महत्वपूर्ण है कि जनता उन विकल्पों को समझने और परखने के लिए सक्षम हो। मतलब ये है कि ये जो विचारधारा है, ये लोक विकल्प विचारधारा है, अल्प विकसित देशों के लिए उपयुक्त उतना नहीं है जितना विकसित देशों के लिए उपयुक्त है। अल्प विकसित देशों में मूलभूत सुविधाएं ही नहीं है अभी, तो वहां पे ऑप्शन की बात ही नहीं है, और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम सरकार का है, सरकार ही उपलब्ध करा रही है। तो ये लोक विकल्प विचारधारा की आलोचना है, आलोचनात्मक मूल्यांकन है, तो ये भी पूछे जा सकते हैं। अब आगे देखते हैं लोक विकल्प विचारधारा में सुधार। पहला, निजीकरण को बढ़ावा देना चाहिए, इसे निगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़ा जाए। लोक विकल्प विचारधारा को निगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ा जाए, मतलब जो निजी कंपनियां हैं उनका भी सामाजिक दायित्व
होना चाहिए। नियामक संस्थाओं को लाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में निजी कंपनियां काम कर रही हैं उन पे कंट्रोल रखने के लिए नियामक संस्थाओं को लाना चाहिए, जैसे सेबी है, शेयर मार्केट संबंधित है, ट्राई है, टेलीकॉम सेक्टर की है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट से है संबंधित है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बहुत सारी जो नियामक संस्थाएं हैं सरकार की, जिन क्षेत्रों में मतलब जो कहना चाहिए जिन सार्वजनिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का प्रवेश हुए हैं वहां पे सरकार उन पे नियंत्रण रखने के लिए नियामक संस्थाएं बना रही है और नियामक संस्थाओं के माध्यम से उन पर नियंत्रण रख रही है। सरकार के सभी कार्यों का निजी विकल्प नहीं हो सकता है, जैसे रक्षा है, नाभिकीय ऊर्जा है, पुलिस है, इनको निजी क्षेत्र को नहीं सौंपा जा सकता है। स्पष्ट है कि लोक विकल्प विचारधारा समयानुकूल अवधारणा है। इसने बाजार की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सेवा मानकों में सुधार की गुंजाइश बढ़ाई है तथा लोक प्रशासन में विकेंद्रीकरण व जन सहभागिता को प्रोत्साहित किया है। नव लोक प्रबंध अवधारणा के सिद्धांत एवं तकनीक वस्तुतः लोक विकल्प सिद्धांत से प्रभावित है। तो लोक विकल्प विचारधारा, यहां से प्रश्न बन सकते हैं। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न तथा संभावित प्रश्न। लोक विकल्प विचारधारा से छत्तीसगढ़ राज्य सेवा मुख्य परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं संभावित प्रश्न। इस टॉपिक से अब तक प्रश्न नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में भविष्य में प्रश्न बनने की संभावना है। संभावित प्रश्न देखते हैं। लोक विकल्प विचारधारा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर पूछा जा सकता है। लोक विकल्प विचारधारा के उदय का कारण बताइए, यह भी 4 नंबर पे पूछा जा सकता है। लोक विकल्प विचारधारा के लक्ष्य एवं प्रतिलक्ष्य बताइए, 10 नंबर संभावित। लोक विकल्प विचारधारा की विशेषताएं लिखिए, 8 नंबर। लोक विकल्प विचारधारा के प्रतिलक्ष्य बताइए, 4 नंबर। लोक विकल्प विचारधारा का मूल्यांकन आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये 10 नंबर पे पूछा जा सकता है। इन प्रश्नों का आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए। आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हम और बेहतर कर सके अपनी क्लास को। कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा।